वेलकम बैक। ये संयुक्त फलन का जो पार्ट है वो जो रह गया था उसमें तो हमने केवल फलन तक भी नहीं पहुंचे थे, समुच्चय और संबंध पढ़ा था, वो भी केवल बेसिक। हमें पढ़ना है संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन के लिए जो कंपलसरी था वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 12th क्लास और कंपटीशन एग्जाम सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सिस्टमेटिक रूप से कैसे समझ सकते हैं उसके लिए देखें। संबंध हमने पढ़ा था उसमें जस्ट प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास दो समुच्चय हैं जिनमें अलग अलग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डिफाइन है। तो यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो 2 की पावर n होता है, और n यहाँ पर है क्रमित युग्मों की संख्या, और इस सिचुएशन में क्रमित युग्मों की संख्या है 9, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 रिलेशन में से ऐसे कौन कौन से रिलेशन है जिनको हम फलन बोल सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन कहने का मतलब रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों का एक किसी एक के साथ, इस प्रकार से 2 की पावर 9 रिलेशन हो सकते हैं। 2 की पावर 9 रिलेशन में से ऐसे कौन कौन से रिलेशन है जिनको हम फलन बोल सकते हैं, क्योंकि फलन का एग्जिस्टेंस या अस्तित्व जो है वो हमारे डिपेंड करता है संबंध पे। तो अब देखें एक बार कि मान लिया कोई संबंध R है जो ए से बी में, ये जो संबंध R है ये ए से बी में, ये एक फलन कहलाएगा ए से बी में। यदि ए में उपस्थित कौन से सभी अवयव का मतलब 1 2 3, ए में उपस्थित सभी अवयव का बी में, बी ये रहा, क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय का मतलब सिंगल एलिमेंट, सिंगल प्रतिबिंब होना चाहिए या इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की। जैसे यदि बात करें कि 1 की यदि इमेज कौन सी है 6, तो इस 1 की वापस कोई दूसरी इमेज नहीं हो सकती। 1 की केवल इमेज कितनी रहेगी, एक ही इमेज रहेगी। इसी प्रकार यदि बात करें 2 की, तो 2 की भी एक ही इमेज रहेगी जैसे कि 5, तो इसका मतलब 2 की कोई और इमेज नहीं हो सकती। फिर यदि बात करें 3 की, तो 3 की भी कोई एक ही इमेज होगी। तो देखो 1 2 3 तीनों एलिमेंट यानी कि सभी अवयवों का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय का मतलब एक एक, यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज है। 1 की देखो एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फलन बोल सकते हैं। इसको भी देखो 1 की एक इमेज, 2 की एक इमेज, 3 की एक इमेज, तो ये क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ये जनरली एक प्रकार से हम इसको देख रहे हैं और प्रैक्टिकली तरीके से हमारे पास एक दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमारे क्वेश्चन नहीं आते, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका, अच्छा इसमें एक ये भी ध्यान देना कि इस फलन में क्या तो प्रांत होता है, क्या सह प्रांत होता है, क्या परिसर होता है। प्रांत का मतलब क्या हुआ, यदि कोई फलन f a से b में है, यदि कोई फलन f a से b में, तो a में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का समुच्चय प्रांत कहलाएगा। a में उपस्थित सभी अवयवों का जो समुच्चय है वो प्रांत कहलाएगा। फिर उसके बाद करते हैं सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब कि बी में जितने भी एलिमेंट है, बी में सभी एलिमेंट का समुच्चय सह प्रांत कहलाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं परिसर की। परिसर का मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट की जो जो इमेज बन रही है और इमेज में जो एलिमेंट काम आ रहे हैं उन एलिमेंट का जो समुच्चय है वो परिसर कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। अब देखो इसका निरूपण का मतलब कि इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब इस फंक्शन f का यदि इनपुट 1 है, यानी कि हम वहां पे एक एलिमेंट 1 रख रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो इनपुट 1 का आउटपुट 6, इनपुट 2 का आउटपुट 6, इनपुट 3 का आउटपुट 5। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको क्रमित युग्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रमित युग्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब फंक्शन का नाम f दे रखा है इक्वल टू 1 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ। ये हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख दिया। ये हो गया क्रमित युग्म में इसका निरूपण। अब बात करते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी कोई व्यंजक लिखा जाएगा और व्यंजक या फिर कोई सा भी एक सूत्र के तरीके से लिखा जाएगा। उस सूत्र में हमें किसी भी पर्टिकुलर, कोई सा भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जा सकता है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमें उसका आउटपुट ज्ञात करना है। तो उसके लिए किस प्रकार से सूत्र दे रखा होता है, सूत्र हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है a0 प्लस a1x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स की पावर n, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है। वो हमारे पास आगे क्वेश्चन पे डिफेंड करेगा। ये मैंने जनरली लिखा है, इसको इस प्रकार से व्यापक रूप में भी हम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल की यदि बात करें
तो मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स का स्टेटमेंट है एक्स क्यूब प्लस 5, इसके लिए हमें किसी एलिमेंट 2 का हमें आउटपुट ज्ञात करना है। तो x की जगह हमने x के स्थान पे हमने 2 रिप्लेस कर दिया, 2 की पावर 3 प्लस 5, 2 की पावर 3 8 प्लस 5 13, ये इसके लिए हमारे पास, यानी कि 2 के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो 13 मिल गया। अब एक बार वो देखें, हमने ये देखा कि फलन जो है ये भी हमारे पास फलन था, ये भी हमारे पास फलन है। अब यदि इसको हम थोड़ा सा और चेंज करें, ये भी तो हमारे पास फलन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन के लिए हमारे पास अलग अलग सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसको फलन बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो कवर हो रही है। डेफिनेशन का मतलब सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है और सबका अद्वितीय है, तो ये हमारे पास एक तरीके से फलन बन जाएगा। तो हम अलग अलग सिचुएशन के लिए फलन के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो ये फलन के हो गए प्रकार। प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार होते हैं इसके 4। 2 प्रकार तो हम इसको प्रांत को ध्यान में रखते हुए देते हैं, और 2 प्रकार इसके सहप्रांत को ध्यान में रखते हुए देते हैं। देखें, प्रांत को ध्यान में रखते हुए 2 डेफिनेशन हमारे पास कवर हो गई। एक तो होती है एकेकी, एक होती है बहुएकेकी। एकेकी का मतलब क्या हुआ? एकेकी का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन एफ ए से बी में, तो ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की पर्टिकुलर स्वयं की एक एक इमेज होगी। यानी कि यदि इस वन की एलिमेंट 6, इस वन एलिमेंट की इमेज यदि 6 है, तो 6 जो है वो किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती। 2 की 5, 3 की 5, यानी कि पर्टिकुलर स्वयं की अपनी अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन एफ एक एक ही फलन होगा। बहुएकेकी क्या होगा? देखो, ये भी डेफिनेशन हम इसके प्रांत को ध्यान में रखते हुए देंगे। प्रांत में यदि 2 या 2 से अधिक, या तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एक पर्टिकुलर इमेज रखते हैं, देखें दोनों की एक कैसी है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, या फिर कॉमन इमेज है दोनों की। 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, कितने भी एलिमेंट मिलकर यदि एक कोई कॉमन इमेज रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे बहुएकेकी फलन। अब हम देंगे इस सहप्रांत को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन। सहप्रांत को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन ये देंगे कि यदि सहप्रांत में सारे जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब हो। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब यहाँ उपस्थित सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब यदि है। देखो, इस x का पूर्व प्रतिबिंब 1, y का पूर्व प्रतिबिंब 2, z का पूर्व प्रतिबिंब 3, यानी कि सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो इसको हम बोलेंगे आच्छादक। अच्छा, अब अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी का मतलब कि सहप्रांत में यदि कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम, उससे आगे भी हो सकते हैं, यदि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं, देखिए यहाँ पे दे रखा है ये डेल्टा, ये मैंने मान लिया डेल्टा। इस डेल्टा का कोई भी पूर्व इमेज, या फिर इसको बोलें प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब, या फिर डेल्टा एक तरीके से एक वैकेंट एलिमेंट है जिसका कोई भी, यानी ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। अच्छा, इसको बोलते हैं 1 1, मैनी 1, ऑन टू, नोट ऑन टू, ये है इंग्लिश की डेफिनेशन। अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हम इसको या तो फलन एकेकी होगा या फिर बहुएकेकी होगा। ये तो प्रांत से पता चल जाएगा, सहप्रांत से पता चलेगा कि या तो फलन आच्छादक है या फिर अंतःक्षेपी। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से हमें कंप्लीट रूप से बताना है कि इसका हमारे पास टाइप कौन सा है। यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं कि सभी एलिमेंट की यदि एक एक इमेज, पर्टिकुलर एक एक इमेज है, तब तो बोलेंगे इसको एकेकी। यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर कॉमन इमेज बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बहुएकेकी। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने देखा कि 2 और 3 2 एलिमेंट मिलकर एक इमेज बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमें प्रांत से ये कंफर्म हो गया कि ये एक बहुएकेकी फलन हो गया। अब सहप्रांत में, सहप्रांत में यदि एलिमेंट वैकेंट है तब तो होता है अंतःक्षेपी, यदि वैकेंट नहीं है तो आच्छादक। यहाँ पे देखो, कोई भी एलिमेंट वैकेंट है क्या? सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रही है, तो इसको हम कंप्लीट सम्मिलित रूप से बोलेंगे बहुएकेकी आच्छादक फलन। अब बहुएकेकी आच्छादक फलन, अब हम जो है वो करने जा रहे हैं इसको कंपोज या फिर जोड़ने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस प्रकार से 2 या 2 से अधिक फलन को एक साथ किस प्रकार से कंपोज करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो किस प्रकार से होता है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, जी ऑफ एफ क्या होता है, एफ ऑफ जी क्या होता है, ये हमें एक प्रकार से कंसेप्ट के तरीके से समझना है। ध्यान से एक बार,
कंपोज कर रहे हैं या फिर संयुक्त फलन कर रहे हैं, तो संयुक्त करने का मतलब या तो दो फलन हो या फिर तीन फलन हो। दो फलन के हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो फलन का मतलब हम एक एग्जाम्पल तो ले लेते हैं। कोई फलन है जिसका नाम दे रखा है एफ, जिसमें एलिमेंट हमने लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया हमने अल्फा बीटा, ये एक फलन। एक फलन हम यहाँ पे ले लेते हैं अन्य कोई फलन, जिसमें हम एलिमेंट लिख देते हैं एक्स वाई जेड। इस फलन का नाम लिख देते हैं जी। ये जो फलन f है ये a से b में है, और ये जो फलन g है ये b से c में है। अब मैंने ऊपर लिख दिया फलन, लेकिन ये फलन हुए थोड़ी भी। फलन होने के लिए आवश्यक कंडीशन ये है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का इधर अद्वितीय प्रतिबिंब या फिर वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो देखो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो मान लिया 1 की इमेज हो गई, 2 की इमेज होगी, 3 की इमेज होगी। ये हमारे पास एक तरीके से फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इस जी फंक्शन में यहाँ अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अल्फा की इमेज होगी, बीटा की इमेज होगी। दोनों एलिमेंट की इमेज होने के बाद हमने देखा कि ये भी फलन है, ये भी फलन है। अब इसको आपको कंपोज करना है। फलन f को तो हम इजीली लिख रहे थे। फलन f तो कहाँ से कहाँ है, a से b में। अच्छा, फलन g जो है वो b से c में। अच्छा, हमें कंपोज करना है, इसका मतलब a से c में जाना है। a से c में जाने का मतलब हम लिखेंगे a से c। a से c में जाने का मतलब ये हुआ कि a में सभी अवयवों का c में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अच्छा, अब इसको f लिख रहे थे, इसको g लिख रहे थे, तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ हम कंपोज करने जा रहे हैं। यहाँ जो वर्ड लिखेंगे वो हम या तो लिखेंगे g ऑफ f, या हम लिखेंगे f ऑफ g, या हम लिखेंगे f ऑफ g, या फिर दोनों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वो हम इसके बात करेंगे एग्जिस्टेंस पे, यानी इसका अस्तित्व कैसे होता है। g ऑफ f का अस्तित्व, g ऑफ f का अस्तित्व होने का डेफिनेशन होती है कि f का जो परिसर होता है, अस्तित्व f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। f ऑफ g का अस्तित्व, f ऑफ g का अस्तित्व होता है कि जो g का परिसर है, g का परिसर, g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ये तो हमारे पास केवल और केवल नाम लिखने के लिए ये चीजें काम आएगी, लेकिन इसका आंसर हमें जरूर पता है कि a से c में यदि जा रहे हैं तो देखो इस a में सभी एलिमेंट, देखो 1 की इमेज क्या बन रही है, बीटा से कहाँ पहुंच रहे हैं, x पे, यानी कि 1 से x पे। फिर हम देखें 2 से कहाँ पहुंच रहे हैं, z पे। फिर देखें 3 से कहाँ पहुंच रहे हैं, x पे। ये एक तरीके से हमने कंपोज कर लिया। बात आती है इसके नाम लिखने की। नाम कैसे लिखेंगे कि या तो यहाँ g ऑफ f लिखें या f ऑफ g लिखें, वो डिफेंड करेगा हमारे पास इस डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन में देखें कि यदि f का जो परिसर है, f का परिसर क्या है, अल्फा बीटा। अच्छा, g का प्रांत क्या है, g का प्रांत भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f का तो अस्तित्व होगा ही, क्योंकि जो इस f का परिसर है वो g का प्रांत भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे g ऑफ f, तो ये हो गया g ऑफ f का एग्जिस्टेंस, और g ऑफ f हो जाएगा a to c, ये इसका आंसर। अब चेक चीज और कि यहाँ पे f ऑफ g क्यों नहीं लिख पा रहे थे। यहाँ देखिए g का परिसर क्या है, g का परिसर दे रखा है x z। f का प्रांत क्या है, f का प्रांत 1 2 3, 1 2 3। क्या ये जो सेट है इस सेट का एक सबसेट होगा, या फिर ये बोलें कि यहाँ लिखे जाने वाले एलिमेंट यहाँ अवेलेबल हो गए क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो f ऑफ g का अस्तित्व नहीं होगा, f ऑफ g का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास था एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आपको दिख रहा है कि हम किस किस प्रकार से लिख रहे हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ से किस में है, उसको कंपोज कर रहे हैं, तो कौन किसका परिसर बन रहा है, कौन कौन सा किसका प्रांत है। अब इसका यदि हम बात करें कि कोई ब्रॉड लेवल पे या फिर मेजर लेवल पे कोई क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए हमारे पास f ऑफ g या g ऑफ f ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन तो है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ज्ञात कैसे करेंगे। देखें
यदि मान लिया कि हमारे पास यहाँ एलिमेंट दे रखा है, ये ए, ये बी और सी। अच्छा, यदि ये फलन f है और ये g है, तब हमारे पास g ऑफ f का अस्तित्व 100% होगा, क्योंकि इस फलन का जो परिसर होगा वो इस फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि g ऑफ f का ये हो जाएगा फलन f, ये हो जाएगा फलन g, तो ये g ऑफ f तो 100% हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब यदि एलिमेंट यहाँ पे x हुआ और x को यदि मैं f में रखता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा fx। अब यदि मैं इस इनपुट को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आउटपुट आएगा g f x। अच्छा, किस एलिमेंट की बात कर रहे थे हम? x की। तो g ऑफ f x इक्वल टू आ गया g ऑफ f x इक्वल टू g f x, g f x। अब बात करते हैं इसी प्रकार f ऑफ g की। यहाँ f हुआ, यहाँ g हुआ, तब f ऑफ g का अस्तित्व हो जाएगा और f ऑफ g x इक्वल टू हो जाएगा f g x। ये एक तरीके से सूत्र नहीं है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो हमने इस प्रकार से देख लिया कि किस प्रकार से रिजल्ट होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो एक क्वेश्चन लेते हैं। माना कोई परिभाषित फलन, मान के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम विदाउट किसी किताब के लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो मैं सूत्र या व्यंजक लिखूंगा वो एक फलन का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माना परिभाषित फलन। किताब में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे परिभाषित फलन होंगे, हमें चेक नहीं करना है क्योंकि जो फलन होगा वही लिखा जाएगा वहाँ। माना परिभाषित फलन जो है f n टू r, और fx का स्टेटमेंट यहाँ पे इसने लिख दिया x/2, तथा एक फलन दे रखा है g, ये दे रखा है r से r में, और जिसके लिए gx इक्वल टू दे रखा है x³ + 5। तो g ऑफ fx व f ऑफ gx ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अस्तित्व किसका है, g ऑफ f का अस्तित्व है या f ऑफ g का अस्तित्व है, या हो सकता है कि दोनों का अस्तित्व है। तो हमें सबसे पहले इन वर्ड पे जाना पड़ेगा। ये वर्ड का मतलब कि ये फलन f जो है वो n से r में, n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या फिर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इस r का मतलब होता है कि द सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हमें चेक करना है कि यहाँ g ऑफ f ज्ञात करेंगे या f ऑफ g ज्ञात करेंगे। इसने तो दोनों चीज़ें लिख दी है कि हमें दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, जिसका अस्तित्व होगा वो हम ज्ञात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि g ऑफ f का अस्तित्व है या नहीं। f का परिसर, f का परिसर का मतलब कोई रियल नंबर होगा। अच्छा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लिया एग्जाम्पल के तरीके से हम g ऑफ f की बात करें तो मान लिया कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर माइनस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई परिमेय हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। ये हमारे पास इस प्रकार से इस f का परिसर हो गया, क्योंकि परिसर का मतलब यहाँ से भी एलिमेंट आएंगे। अच्छा, g का प्रांत, g क्या है, ये प्रांत क्या है r, ये प्रांत हो गया r। बताओ यहाँ उपस्थित एलिमेंट, यहाँ या फिर यहाँ जो एलिमेंट अवेलेबल है वो r में अवेलेबल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो इसको हम बोलेंगे g ऑफ x का अस्तित्व होगा। और ज्ञात कैसे करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमने केवल चेक किया है। g ऑफ f(x) इक्वल टू होता है g f(x), वो रिजल्ट रहा। g f(x) बताओ कितना है, x/2, x/। अब देखें, हमें ज्ञात करना है gx/2, जबकि हमारे पास आंसर दे रखा है gx का। तो gx/2 का मतलब कि हम इस फंक्शन g में इनपुट x के लिए x/2 रख देंगे। तो देखो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x/2, तो ये हो जाएगा x/2 की पावर 3 + 5। ये वैल्यू आ गई g ऑफ f(x) की। अब बात करते हैं f ऑफ gx की। f ऑफ gx की, f ऑफ gx के अस्तित्व के लिए हमें ये देखना है कि जो g का परिसर है, g का परिसर का मतलब यहाँ से एलिमेंट आएंगे, यहाँ से एलिमेंट आने का मतलब रियल नंबर आएंगे। और रियल नंबर जो है वो मान लिया कि माइनस का हुआ या फिर 0 हुआ या कोई परिमेय हुआ। ये एलिमेंट
यानी जी का प्रेशर, एफ का प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर। बताओ ये एलिमेंट यहाँ अवेलेबल होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 इस प्रकार के नंबर्स होंगे, तो ये एक इसका सबसेट नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ जी का अस्तित्व नहीं है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ये कंप्लीट रूप से आरपीएससी में यदि देखें तो 1.1 एक्सरसाइज, जहाँ से यदि लगभग देखें तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर का, ये कवर हो चुका है। सारे क्वेश्चन हम इजीली वहाँ से कर सकते हैं, मैंने केवल कंसेप्ट बताया है। थैंक यू।